नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज की अपनी क्लास में। तो ये हमारी सेकंड क्लास होने वाली है यूपी जीके की। और जैसा कि पहली क्लास आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, उत्तर प्रदेश का जो उसके पड़ोसी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के जिले हैं, सीमाएँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। और विधानसभा के जो कुछ पुराने उसके नाम, यूपी का नाम कब से कब हुआ, राजधानी कहाँ से कहाँ गई, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। आज वाली क्लास में मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि आज हम नदियाँ, झीलें और जैसे पक्षी विहार, इन सब चीज़ों को यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है? तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं, वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं बीच में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास। और हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। आपके ऑप्शन है सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो मेरे दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो गंडक नदी है, ठीक है, कौन सी है? गंडक नदी है। ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो कौन-कौन सी प्रमुख नदियां हैं? तो सबसे प्रमुख हो जाती है गंगा नदी, और गंगा के बाद एक सबसे प्रमुख नदी हो जाती है यमुना नदी। अब इन्हीं दोनों की जो सहायक नदियां हैं, वो क्या करती हैं? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। कुछ और नदियां हैं जैसे राप्ती। राप्ती के बगल में क्या है? गोरखपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है गोमती, ठीक है। गोमती के बगल में कौन सा शहर है? तो लखनऊ, राजधानी जो है हमारी उत्तर प्रदेश की, वो बसा हुआ है। इसके बाद आप बात करें सरयू की, तो सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ सिटी हैं जो क्या है? नदियों के किनारे हैं। तो आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है, शहर और नदी किस किनारे पर स्थित है, या फिर कौन से शहर किस नदी के किनारे पर स्थित हैं? जैसे कानपुर, वाराणसी, प्रयाग, ठीक है। ये सब कैसे शहर हैं? ये सब ऐसे शहर हैं जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो पहला ऑप्शन, आपका पहला आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, ठीक है। हिंडन नदी आप लोगों को पता है गाजियाबाद वाले क्षेत्र में बहती है, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देखेंगे। सोन नदी क्या है? ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदी है। शारदा नदी के बारे में आप लोगों को पता होगा, यहाँ से शारदा नहर भी निकाली गई है, ठीक है। क्या है? शारदा नहर भी यहाँ से निकाली गई है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलने के पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो फोटो है, इसको, ये फोटो अगर आपने अपने दिमाग में सेट कर ली, तो मेरा यकीन मानो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी क्वेश्चन नदी से नहीं छूटेगा आपका। जो उत्तर भारत की नदियां हैं, सिर्फ यूपी की नहीं, उत्तर भारत की जो नदियां हैं, उनसे आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। 2 फोटो हैं, वो दोनों मैं आपको अभी यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो सतोपंथ ग्लेशियर है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोलते हैं मेरे दोस्त गंगोत्री, या फिर हम इसको बोलते हैं गोमुख, ठीक है। इसका यहाँ से क्या होता है? यहाँ से गंगा नदी जो है वो एक तरह से निकलती है। नाम क्या होता है? अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा चलती हैं, इनसे मिलती है धौली गंगा। जहां पर ये मिलती हैं उसको बोला जाता है विष्णु प्रयाग, ठीक है। फिर आगे ये चलती हैं, इनसे आके मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है, तो नंदाकिनी से बन जाएगा नंद प्रयाग,
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर पिंडर नदी आके मिलती है कहां पर कर्णप्रयाग में। कहां पर? कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिल जाती है? पिंडर नदी आके मिल जाती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी आती है और ये कहां पर मिल जाती है? रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, और रुद्रप्रयाग में मिलकर जब ये आगे बढ़ती हैं तब इसका नाम हो जाता है गंगा। ठीक है, क्या नाम हो जाता है? गंगा। फिर यहां से आप देखेंगे गंगोत्री से भागीरथी निकलते हुए आती हैं और ये नदी आके मिल जाती है कहां पर? देवप्रयाग। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी प्रवाहित होते हुए आती है कहां पर? प्रयागराज, जो कि प्राचीन में क्या था? इलाहाबाद। और यहाँ पर गंगा और यमुना दो नदियों का जो है वो संगम हो जाता है। ठीक है, गंगा और यमुना का संगम कहां पर हो जाता है? प्रयागराज में हो जाता है। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या बना देती हैं? गंगा बना देती हैं। और ठीक है, क्लियर, अलकनंदा यहां से आती हैं, भागीरथी यहां से आती हैं और दोनों मिलकर क्या बना देंगी आपके लिए? गंगा नदी बना देंगी। जब अलकनंदा और गंगोत्री यानी कि भागीरथी मिल जाती हैं तब ये बन जाती हैं गंगा। ठीक है, इनके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पर, तो वो आप देखते रहेंगे। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि गंगा से कौन सी नदी कहां पर मिलती है, तो ये आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो नोट करिएगा, मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सी नदी कहां पर मिलती है। तो यूपी में एक जगह है कन्नौज। ठीक है, ये सारी क्या है? गंगा से मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलती है राम गंगा। ठीक है, कन्नौज में कौन सी नदी मिल जाती है? राम गंगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद आप जाएंगे कहां पर? बिहार में एक जगह है छपरा। ठीक है, छपरा में घाघरा नदी आकर मिल जाती है। ठीक है, कौन मिल जाती है? घाघरा मिल जाती है। उसके बाद फिर एक जगह है सोनपुर। सोनपुर में कौन सी मिल जाती है? गंडक। ठीक है, कौन सी मिल जाती है? गंडक मिल जाती है। ठीक, फिर उसके बाद बिहार में कर्मनासा मिलती हैं, पटना में सोन। ठीक है, उसके बाद फतुहा, पुनपुन नदी मिल जाती है। अब ये पुनपुन नदी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने इसी नदी को और कौन सी बोलते हैं? निरंजना। क्या नाम बोलते हैं इनको? निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। और गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो पुनपुन नदी या फिर निरंजना नदी के तट पर ही प्राप्त हुआ था। कहां पर? फतुहा, बिहार में। कहां पर? बिहार में। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यमुना नदी है। यमुना नदी से मिलने वाली टोटल कितनी है? 4 नदियां हैं जिनका नाम क्या क्या है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। CSBK। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे? CSKB। ठीक है, मतलब CSK का बल्ला नहीं चला या फिर चल गया, तो CSKB, चंबल, सिंध, केन और बेतवा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और अगर क्रम से याद रखना है तो बी यहां पर आ जाएगा, ये पूरा हो जाएगा CSBK। CSBK से आप याद रखेंगे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये इनका पूरा क्रम है जो यमुना नदी से आकर मिलती हैं। ठीक है, तो ये एक मैप आपको पूरा पूरा यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। क्लियर? चलिए, यहाँ पर कुछ चीजें आपके लिए हैं कि गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू, शारदा, काली, राप्ती, हिंडन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। गंडक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। इस नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायणी या फिर शालिग्राम। अब शालिग्राम नाम क्यों पड़ा है इस नदी का, ये आपको बताऊं तो हिंदू धर्म में शालिग्राम एक भगवान होते हैं जो ऐसे गोल पत्थर के रूप में होते हैं, इन पर कुछ धारियां होती हैं। ठीक, तो इसमें ये जो पत्थर है
ये काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको शालिग्राम नदी बोलते हैं। और शालिग्राम को भगवान नारायण का अवतार माना जाता है, इसीलिए इसको नारायणी नदी भी बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चले। आगे क्या है कि ये नदी बिहार के चंपारण जिले के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब आप बताएंगे निम्न नगरों में से कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि नहीं कौन सा बताया जा रहा है। ठीक, तो आप लोगों को पता होगा कि गंगा नदी जब इस वे में आती है और यमुना नदी यहाँ से आकर मिल जाती है कहाँ पर, प्रयागराज में। ठीक है, कहाँ पर, प्रयागराज में यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी से 4 नदियां मिलती हैं आके। ठीक, कौन कौन सी, मैंने अभी आपको याद कराई थी इन 4 नदियों की ट्रिक, सी एस के बी, चंबल सिंध बेतवा केन। ठीक है, तो देखिए ट्रिक से पूरा हमारा सही हो जाए। चंबल सिंध बेतवा और केन, ये 4 नदियां मिलती हैं। ठीक है, ये नदी कौन सी है, यमुना, और ये कौन सी है, गंगा। ठीक, अब क्या पूछा गया है कि कौन सा गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है। तो इसमें से जो प्रयागराज है ये क्या है, दाहिने किनारे पर है। हरिद्वार पास में ही पड़ जाता है, ये भी क्या है, दाहिने किनारे पर ही स्थित है। और कानपुर भी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। लेकिन अगर आप बात करें किसकी, बात करें वाराणसी की। ठीक है, वाराणसी जो शहर है यानी कि जो बनारस है महादेव की नगरी, वो गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है, यानी कि बाएं किनारे पर स्थित है। क्लियर सभी लोगों को। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाराणसी जो है वो गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब ये मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है। इसको अगर आपने याद कर लिया, इसको अपने दिमाग में आपने बिठा लिया, तो गंगा नदी, यमुना नदी, किसी भी नदी से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गंगोत्री से कौन सी नदी निकल रही है, गंगा। ठीक है, गंगोत्री से कौन सी नदी निकली, गंगा। और गंगा नदी कहाँ कहाँ जाएंगी, यहां से होते हुए ये जाएंगी कहां तक, बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद बात करेंगे यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी की बात करें तो देखिए गंगा और यमुना, गंगोत्री और यमुनोत्री पास पास है, लेकिन मिलती कहां पर है जाके, ये दोनों आपस में मिलती हैं जाके प्रयागराज में। ठीक है, चलिए, तो फिर इसके बाद चंबल नदी निकलती है और ये कहां पर मिलती हैं, यमुना में। सिंध नदी निकलती है, कहां पर मिलती है, यमुना में। बेतवा निकलती हैं, कहां पर मिलती हैं, यमुना में। केन निकलती हैं, कहां पर मिलती हैं, यमुना में। ठीक, अब इसके बाद कुछ नदियां हैं। अब देखिए यहां पर फिर क्या होगा, जब यमुना नदी देवप्रयाग में गंगा नदी से मिल जाएंगी, तब इसके बाद ये नदी गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलेगी सोन नदी और ये मिल जाएंगी किससे, गंगा से। ठीक, उसके बाद हुगली एक नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, हुगली। ठीक है, ये क्या है, गंगा की वितरिका। ठीक है, वितरिका आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग पेपर देने जा रहे हैं अगर। वितरिका क्या होता है बच्चे, वितरिका होता है, देखिए एक होती है सहायक नदी। ठीक, क्या होती है, सहायक नदी। ऐसी नदियां जो अपना पानी ले जाके नदी में छोड़ देंगी, वो क्या हो जाएंगी, सहायक। वो क्या कर रही हैं, सहायता कर रही हैं। लेकिन कुछ नदियां होती हैं जो पानी लेती हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, वितरिका बोल देते हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली एक ऐसी नदी है जो पानी वापस क्या करती है, लेती है गंगा से, इसीलिए इसको बोलते हैं वितरिका। ठीक है, अब यहां से आप इस नदी को देख रहे होंगे, इस नदी का क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र।
अब ब्रह्मपुत्र जब आती है तो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को हम फिर क्या बोल देते हैं? बोल देते हैं जमुना। ठीक, और गंगा को क्या बोल देते हैं? गंगा को बोल देते हैं पद्मा। ठीक है, कहां पर? बांग्लादेश में। ठीक है, ये क्या है? ये बांग्लादेश है और यहां पर ये चीजें होती हैं। ठीक, अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दोनों एक साथ मिलकर क्या करेंगी? जब डेल्टा का निर्माण करेंगी, सुंदरवन डेल्टा का, और जब दोनों मिल जाती हैं तो गंगा और ब्रह्मपुत्र को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नदी से जाना जाता है बेटा? मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा क्या है? उत्तर प्रदेश में और गंगा का पूरा नदी तंत्र है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर ये समझ में आ गया तो रिवर सिस्टम से, नदी तंत्र से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां पर नोटेशन के साथ, मतलब जो लिखा हुआ है और जो नहीं लिखा हुआ है दोनों पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको क्लियर रहेगा। ये मैप आप चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो इसका एक पेज का प्रिंट आउट ले लीजिएगा मेरे कहने पर, और इसको बार बार देखते रहिएगा, पेपर में जाने तक बहुत काम आएगा ये आपके। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे शहरों की। ठीक है, शहरों की बात करेंगे, कौन कौन से नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है? पहला शहर ऋषिकेश। ठीक है, किनारा आपको पता है। ठीक, किनारा आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या है? ऋषिकेश। ये किसके किनारे स्थित है? गंगा नदी के। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है? हरिद्वार। ठीक है, ये भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे। और किस किनारे? दाहिने किनारे। क्लियर? कौन से किनारे? दाहिने किनारे। फिर क्या है? कानपुर है। कानपुर भी कहां पर है? गंगा नदी के किनारे है बच्चा, और ये भी क्या है? दाहिने किनारे पर। फिर आ जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज भी कहाँ है? गंगा नदी के किनारे है, सेम राइट हैंड पर। फिर आ जाएगा आपका वाराणसी। ठीक, अब वाराणसी जो है ये लेफ्ट हैंड पर आपके स्थित है। फिर एक इंपॉर्टेंट शहर है भागलपुर, और एक है पटना। ठीक है, तो भागलपुर आपका कहां पर स्थित है? भागलपुर आपका बाएं किनारे पर स्थित है गंगा नदी के। ठीक है, फिर एक पश्चिम बंगाल में शहर है कोलकाता। कोलकाता किस किनारे पर स्थित है? राइट हैंड साइड, यानी कि दाहिने किनारे पर स्थित है। क्लियर? तो ये प्रमुख प्रमुख शहर हैं, किनारे के साथ कहां पर हैं। ठीक है, फिर अगर आप बात करें यहाँ पर दिल्ली की, तो दिल्ली कहां पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। फिर बात करें अगर मथुरा की, तो मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है बेटा, और आगरा भी कहां पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये तीन शहर हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा। ये कहां पर हैं? यमुना नदी के किनारे पर। ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज ये किसके हैं? गंगा नदी के। इसी में वाराणसी है, लेकिन वो बाएं किनारे पर है। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर अब याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब इसको आप यहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या है। अलकनंदा नदी उत्तराखंड के सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी गोमुख से गंगोत्री से निकलती है। देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनती है। ये मैंने आपको बता दिया है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उसको भागीरथी बोला जाता है। इसका अन्य नाम क्या है? जाह्नवी है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ कहाँ से, किस किस प्रदेश से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। झारखंड में सिर्फ एक जिला है साहिबगंज। ठीक है, सिर्फ एक जिले से जाती है। ठीक है, अब बात करें अगर नेशनल हाईवे 1 की, तो ये कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। किस नदी पर है? गंगा नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। कहां से कहां तक है? प्रयागराज से हल्दिया तक है। 2008 में गंगा नदी को
राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गंगा नदी ऐसी नदी है जिसको जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, किसका दर्जा दिया गया है? जीवंत प्राणी का, यानी कि गंगा नदी क्या है? सजीव है। ठीक है, ये दर्जा गंगा नदी को प्रदान किया गया है। क्लियर? चलिए अब बात करें अगर सहायक नदियों की गंगा की, तो यमुना क्या है? सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। बाकी क्या है? सोन, टोंस और कर्मनासा, ये कहां से मिलती हैं? दाएं किनारे से मिलती हैं। यानी कि गंगा जो जाती है यमुना, सोन, टोंस, कर्मनासा, फिर यमुना की चंबल, सिंध, बेतवा की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां क्या हैं? ये बाएं किनारे से मिलती हैं और ये दाएं किनारे से मिलती हैं। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक, प्रमुख शहर मैंने आपको बता दिया है, हरिद्वार, कन्नौज। कन्नौज से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? राम गंगा जो है वो आके मिलती है। ठीक है, फिर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, ये सारे जो इंपॉर्टेंट शहर हैं ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके गंगा को, गोदावरी को, कृष्णा को, नर्मदा को। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा को। अभी थोड़ी देर में पहले आपको बता के आ रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो NH1 के बारे में मैंने आपको बताया, ये कहां से कहां तक है? ये है बेटा प्रयागराज से हल्दिया तक है, और इसको बनाया गया है कहां पर? बनाया गया है इसको गंगा नदी तंत्र पर। ठीक है, तो गंगा नदी के अंतर्गत कौन सा बनाया गया है? राष्ट्रीय जल मार्ग 1। ठीक है, इसको बनाया गया है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते पहले आपको कुछ जो राष्ट्रीय जल मार्ग हैं, ठीक है, इनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो नेशनल वाटरवे पहला जो है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कहां से? इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? फेरीज चलती हैं, छोटी छोटी जहाजें चलती हैं। बहुत बड़ी जहाज यहाँ पर नहीं चलती है, क्योंकि नदी और समुद्र में यही अंतर होता है कि जो पानी होता है वो नदियों में कम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या क्या परिवहन होता है? कोयला, उर्वरक, सीमेंट और बहुत सारी वस्तुएं। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटरवे 2, ठीक है, इसको कहां से कहां तक? धुबरी से सदिया। ठीक है, 891 किलोमीटर तक है। इसको बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, कहां पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। फिर नेशनल वाटरवे 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3, केरल में चंपकारा नहरों के साथ पश्चिमी तट नहर। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 205 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 205 किलोमीटर इसकी लंबाई यहाँ पर है। उसके बाद बात करेंगे किसकी? नेशनल वाटरवे 4, ये कहाँ है? ये कोरोमंडल तट पे गोदावरी कृष्णा नदी प्रणाली पर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 1095 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, उसके बाद नेशनल वाटरवे 5, ये ब्रह्मणी नदी और महानदी डेल्टा पर है। इसकी लंबाई है 623 किलोमीटर। कहां पर है? ये उड़ीसा में कोयला परिवहन के लिए काम करती है। तो आपको पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा है, इसलिए तो ये दोनों आप हमेशा याद रखेंगे। क्लियर सभी लोगों को? चलिए अगले आगे चलते हैं। आगे निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, यही 4 नदियां कौन सी हैं? सहायक हैं। केन हाजी होती है, बेतवा हाजी होती है, चंबल होती है, कल्याणी जो है वो यमुना की सहायक नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यमुना नदी निकलती कहां से है? यमुनोत्री से निकलती हैं। यमुनोत्री से निकलकर ये आती हैं और गंगा नदी से मिलती हैं।
और गंगा नदी से कहाँ पर मिलती हैं? प्रयागराज में मिलती हैं। ठीक है, जो पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। क्लियर? इलाहाबाद यूपी की राजधानी भी था। कल मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करके बताना है कि कब से कब तक ये यूपी की राजधानी था। चलिए आगे कुछ आपके लिए फैक्ट्स हैं, वो आपको याद रखना है। यमुनोत्री से निकलती है, मैंने आपको बता दिया। बंदरपूछ ग्लेशियर है, यहाँ पर ये निकलती हैं। कालिंदी और सूर्यपुत्री इनका अन्य नाम है। तो ये आपके हिंदी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो गया? कालिंदी और सूर्यपुत्री। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, मैंने आपको बता दिया। ये क्या करती हैं? सहारनपुर के पास उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हैं और प्रयागराज के निकट गंगा से मिल जाती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा यमुना के किनारे बसे हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक मिसिंग है, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली भी एक प्रमुख शहर है जो यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए अब ये मैप फिर से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से क्या हो गया? गंगा जी निकल गई, छोड़ते हैं इनको, आते हैं यमुना नदी तंत्र पर, क्योंकि ये क्या है? यमुना नदी प्रणाली है। ठीक है, क्लियर? चलिए अब बात करते हैं यमुना। ठीक है, तो यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, और ये मिलती है इलाहाबाद में, इसको हम बोल देते हैं प्रयागराज। क्लियर? ये इतना आपको क्लियर था, बहुत बार बता चुका हूं। अब यहां पर चंबल सबसे पहले मिलती है, फिर सिंध मिलती है, फिर बेतवा मिलती है और फिर केन मिलती है। ये क्रम आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है चंबल, सिंध, बेतवा, केन का क्रम। ठीक है, अब इसके बाद ये नदी आगे बढ़कर क्या हो जाती है? गंगा नदी के नाम से जानी जाती है और इसको बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आएगा, यमुना नदी का अन्य नाम क्या है? तो अभी आपको मैंने बताया था कि यमुना नदी का अन्य नाम है, एक तो है सूर्यपुत्री, क्या है? सूर्यपुत्री। और दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इनका कालिंदी। ठीक है, क्या नाम है? कालिंदी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था, आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। निम्नलिखित किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर से आते हैं हमारे सीएम योगी जी। ठीक है, तो योगी जी कहां से आते हैं? इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है? गोरखपुर है, तो इसलिए गोरखपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन आपके पास है घाघरा, गंडक, राप्ती, सरयू। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो सरयू के पास तो आपको पता है कौन सा है? अयोध्या है। ठीक है, क्या है? अयोध्या है। यहां पर आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? गंडक यूपी में नहीं है। ठीक है, सॉरी, गंडक का यहाँ पर गोरखपुर जो है वो गंडक के किनारे नहीं है। ठीक है, गोरखपुर जो है वो घाघरा के किनारे भी नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है राप्ती। गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे पर स्थित है और राप्ती नदी गोरखपुर से प्रवाहित होती है और गोरखपुर का जो सिंचित क्षेत्र है वो राप्ती नदी की वजह से है। कभी कभी राप्ती नदी में बाढ़ की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो आप लोगों ने सुना होगा जापानी इंसेफ्लाइटिस, जो बुखार है जिसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? दिमागी बुखार बोलते हैं। ये यहाँ पर काफी ज्यादा फैल जाता है और राप्ती नदी की वजह से ही गोरखपुर में धान की खेती भी संभव हो पाती है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है गंगा नदी। अब बात करेंगे नगरों की, तो शेरपुर मतलब बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर। ठीक है, ये कहाँ है? यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कहानी, श्रृंगवेरपुर में राम भगवान क्या थे, जब वनवास जा रहे थे तो वो रुके थे। काला काकर, उसके बाद काला काकर कहाँ पर है बेटा?
प्रतापगढ़ में है। तो जो लोग प्रतापगढ़ के होंगे, अमेठी के होंगे, इन लोगों को पता होगा। फिर डालामऊ, रायबरेली, फिर बक्सर, फिर कांपिल्य, फर्रुखाबाद, कानपुर, बिठूर, फतेहगढ़, बदायूं, कन्नौज, अनूपशहर, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पता होगा, कड़ा मानिकपुर। ठीक है, क्या है? कड़ा मानिकपुर। इसको आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, कड़ा मानिकपुर में ही जलालुद्दीन की हत्या की थी। ठीक है, तो ये शहर भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। इसको भी अमेठी प्रतापगढ़ वाले के लोग जो है अच्छे से जानते होंगे। फिर रामगंगा, रामगंगा कहाँ मिलती है? कन्नौज में मिलती है। गंगा से इसके किनारे कौन कौन सा स्थित है? मुरादाबाद, बदायूं, बिजनौर, बरेली। ठीक है, क्लियर। फिर बात करें यमुना नदी की। यमुना नदी के किनारे पर स्थित है प्रयागराज, कौशाम्बी, हमीरपुर, इटावा, कालपी, बटेश्वर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, बागपत। फिर गोमती नदी के किनारे स्थित है जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। और लखीमपुर खीरी क्या है? सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्या है? सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, क्लियर आप सभी लोगों को। चलिए, इसके बाद क्या है? राप्ती। राप्ती में क्या है? गोरखपुर, बहराइच, बस्ती और गोंडा। ये चारों क्या है? पड़ोसी जिले हैं और कहाँ पर स्थित हैं? राप्ती नदी के किनारे पर स्थित हैं। केन नदी के किनारे स्थित है बांदा, बेतवा के किनारे स्थित है हमीरपुर, सई नदी के किनारे स्थित है प्रतापगढ़, सोन नदी के किनारे स्थित है सोनभद्र, हिंडन नदी के किनारे स्थित है गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ठीक, क्लियर। तो ये क्या है? नदियां और उनके किनारे बसे शहर। ठीक है, क्लियर है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको आप याद कर लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए, अब आते हैं झीलों के बारे में। ठीक, तो बात करेंगे फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो फुलहर झील, हम सिंपल सी बात है, यूपी जी के पढ़ रहे हैं तो आपको आंसर जवाब में पता होगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन इसके बारे में कुछ चीजें हैं, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कीठम झील की। ठीक बेटा, कीठम झील स्थित है आगरा के उत्तर प्रदेश में। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सूर सरोवर। ठीक है, क्या नाम है? सूर सरोवर। यहाँ पर प्रवासी पक्षी भारी मात्रा में आते हैं। फिर उसके बाद है मदन सागर झील। मदन सागर झील स्थित है महोबा में, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। महोबा के बारे में आप लोगों ने आल्हा उदल की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। ठीक, इसका निर्माण जो कराया था राजा मदन वर्मन ने कराया था। इसके बाद क्या आ जाएगा? कीर्ति सागर झील। यह भी महोबा के उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण राजा कीर्ति वर्मन ने कराया था। क्योंकि नाम क्या है? कीर्ति सागर तो कीर्ति वर्मन, मदन सागर तो मदन वर्मन। याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बखीरा झील। ये कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर। ठीक है, यहाँ पर बखीरा पक्षी विहार भी है और ये भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि है। ठीक है, क्या है? भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है। फिर उसके बाद सुरहा ताल, ये बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये एक गोखुर झील है। ठीक है, गोखुर झील क्या होता है? जैसे नदी अपने इस रास्ते पर जा रही है तो धीरे धीरे नदी क्या करती है? अपने रास्ते को कर लेती है सीधा। जैसे ये नदी जा रही है, ये चली जाएगी ऐसे। ठीक, अब ऐसे जब नदी चली गई बेटा, तो कुछ रास्ता जो ये छूटा, ये क्या छूट गया? ये रास्ता इसका जो पहले वाला था, ये छूट गया। इसमें भर जाता है बच्चे पानी और इसी को हम बोल देते हैं गोखुर झील। ठीक है, क्लियर है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब ये कुछ क्या है? झीलें हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ये आप इस मैप को यहाँ पर क्या करेंगे? पूरा पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, और हम बढ़ेंगे आगे क्योंकि टाइम हो रहा है ज्यादा। ठीक है, चलिए, फिर अब क्या है? आगरा में स्थित कौन सी झील सूर सरोवर भी कहा जाता है? ठीक है, आगरा में किस झील को सूर सरोवर झील कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा कीठम झील। आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। मदन सागर झील का मदन वर्मन ने करवाया था।
कीर्ति सागर झील का कीर्ति वर्मन ने करवाया था। बखीरा झील कहाँ पर है? संत कबीर नगर में स्थित है। यहाँ पर एक बखीरा पक्षी विहार भी है और ये सबसे बड़ा आर्द्र भूमि है भारत का। महोबा में मदन सागर झील का निर्माता कौन? तो मदन वर्मन। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हुए चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बखीरा झील किस राज्य में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सॉरी, तो ये आपका स्थित है संत कबीर नगर में स्थित है। यहीं पर स्थित है बखीरा पक्षी विहार। क्या स्थित है? बखीरा पक्षी विहार भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? संत कबीर नगर। ठीक, चलिए आगे क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर लिख उठा है, तो ये टाइपिंग से मिस्टेक आ गई है। चलिए आप लोगों के लिए मैंने आंसर क्या किया, ढक दिया है। अब आंसर बताएंगे। घाघरा नहर, केन नहर, निचली गंगा नहर, शारदा नहर। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा शारदा सहायक के बारे में। ठीक है, ये यूपी की। एक पढ़ा होगा आप लोगों ने इंदिरा नहर। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। ठीक है, इन दो नहरों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो शारदा सहायक नहर है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा नहर है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप इसको पढ़ लीजिए। निर्माण कब हुआ था? 1920 से 28 के बीच में। चंपावत के बनवासा में शारदा नदी से निकलता है। उसके बाद यहाँ पर ये पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर जिलों की सिंचाई होती है। घाघरा नहर जो है, ये बहराइच जिले के नानपारा तहसील में करतनिया घाट से घाघरा नदी पर निकलती है। केन नहर संयुक्त परियोजना है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में इसको केन नदी पर बनाया गया है। निचली गंगा नहर जो है, ये नरौरा, आप लोगों को पता होगा, विद्युत उत्पादन केंद्र है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी से इसको निकाला गया है। क्लियर? तो चलिए आगे। केन बेतवा लिंक परियोजना किन दो भारतीय राज्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। तो बेटा ये क्या है? ये मैंने आप लोगों को अभी बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य की एक परियोजना है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? ठीक है, किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो आप लोगों को पता होगा नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार है। क्या है? प्रथम पक्षी विहार है। ठीक है, ये क्या है? प्रथम पक्षी विहार है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कौन सा? नवाबगंज। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे आपके पास है नवाबगंज पक्षी विहार के बारे में। स्थापना बेटा की गई थी 1984 में। उत्तर प्रदेश के ये कन्नौज जिले में लाख बहोसी पक्षी विहार क्षेत्रफल का सबसे बड़ा है, जो है लगभग 80.23 किलोमीटर में। ठीक है, एटा जिले में पटना पक्षी विहार है, जो सबसे छोटा है, 1.11 किलोमीटर में। ठीक है, इसके बाद कुछ फैक्ट और हैं, जैसे नवाबगंज पक्षी विहार स्थापना 1984 उन्नाव में। समसपुर पक्षी विहार 1987 रायबरेली में। ये चर्चा में था जब आप लोगों ने देखा होगा अमेठी में एक आरिफ नाम के व्यक्ति ने क्या किया था? एक सारस को क्या किया था? पकड़ा था। वो घायल थी, उसकी सहायता की थी, दवा की थी, वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन राजनीति के चलते इस सारस को समसपुर पक्षी विहार में रख दिया गया है। तो ये सारस अभी यहीं पर है। फिर लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में कन्नौज में सबसे बड़ा पक्षी विहार है, क्षेत्रफल के हिसाब से 80.5 किलोमीटर तक है। ठीक है, उसके बाद
सांडी पक्षी विहार 1990 हरदोई में, बखीरा पक्षी विहार है 1990 संत कबीर नगर, ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में है, समान पक्षी विहार 1990 मैनपुरी में है, पार्वती अरंगा पक्षी विहार 1990 में बना गोंडा में स्थित है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है, पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। इसको जरूर याद रखना, इसमें ऑप्शन आएगा पटना और ये कहां पर है, एटा में है। इसके बाद सूर सरोवर पक्षी विहार 1991 आगरा और इटावा में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार 1991 बना बलिया में स्थित है। फिर उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार 2003 में निर्माण हुआ इसका, ये प्रतापगढ़ में है। और शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। तो ये टेबल आपको यहाँ पर याद रखनी है। क्लियर? चलिए, इसके बाद प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, तो अभी आपको बताया कि लाख बहोसी पक्षी विहार जो है वो कहां पर है? कन्नौज में स्थित है। ठीक है, और कन्नौज में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 80.23 किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद नवाबगंज पक्षी विहार है, ये क्या है? सबसे पुराना या फिर सर्वप्रथम बनाया गया पक्षी विहार है। समान पक्षी विहार क्या है? सबसे छोटा। ठीक है, ये सब चीजें आप क्या करेंगे? याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? पटना पक्षी विहार है। ठीक है, तो पीछे मैंने आपको ये समान बता दिया था, ये नहीं है। क्या है? पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है। ठीक है, फिर उसके बाद पटना पक्षी विहार सबसे छोटा पक्षी विहार है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? इसके बाद बखीरा पक्षी विहार स्थित है। ये कहां पर स्थित है बेटा? ये संत कबीर नगर में स्थित है, बहुत बार बता चुका हूं। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? नवाबगंज पक्षी विहार कहां पर स्थित है? नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। ठीक है, कहां पर? उन्नाव जिले में स्थित है, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, सुरहा ताल पक्षी विहार कहां पर है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और यहीं पर हमारी क्लास हो जाती है खत्म। क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।